हमारे वर्षों के अंतरंग संबंध के दौरान शर्लॉक होम्स के पास जितनी भी समस्याएं सुलझाने के लिए आई है, उनमें से दो ही ऐसी थी जिनकी ओर उसका ध्यान खींचने में मेरा हाथ था, एक मिस्टर हेदरली के अंगूठे की और दूसरा कर्नल वारबर्टन के पागलपन की। इनमें से दूसरी समस्या शायद ज्यादा पेचीदी थी, पर पहली समस्या इतनी नाटकीय थी कि उसको लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद यह कहानी एक से ज्यादा बार अखबारों में प्रकाशित हुई है, पर ऐसी हर कहानी जो एक हाफ कालम की तरह अखबार में प्रकाशित होने पर अपना असर कम कर देती है। जैसे जैसे हर नई जानकारी सच की ओर एक नया कदम बढ़ाती हुई, तथ्यों को एक के बाद एक उजागर करती है और धीरे धीरे रहस्य खत्म कर देती है, तो उस वक्त इसका असर ज्यादा होता है। उस वक्त परिस्थितियों ने मेरे ऊपर गहरा असर छोड़ा था और 2 सालों के अंतराल के बाद भी उसका असर कम नहीं हुआ है। 1889 की गर्मी की बात है। मेरी शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था जब ये घटनाएं घटीं जिनका मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। मैं फिर से सिविल प्रैक्टिस करने लगा था और होम्स को बेकर स्ट्रीट पर अकेला रहने को छोड़ दिया था। हालांकि मैं लगातार उसके पास जाता रहा और कभी कभी मेरे आग्रह पर अपने फक्कड़ स्वभाव को दूर रखकर वह हमसे मिलने भी आता था। मेरी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ चुकी थी। मैं पैडिंगटन स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं रहता था, इसलिए कई अफसर भी अपना इलाज करवाने मेरे पास आ जाते थे। इनमें से एक ऐसा था जिसको मैंने बहुत कष्टदायक लंबे रोग से छुटकारा दिलवाया था। वह मेरी तारीफ करता थकता नहीं था और कोशिश करता कि हर उस पीड़ित को मेरे पास भेजे जिसे वह भेज सकता था। एक सुबह 7 बजने के कुछ पहले नौकरानी को दरवाजे पर खटखटाते सुनकर मेरी नींद खुल गई। उसने बताया कि पैडिंगटन से 2 लोग आए हैं और कंसल्टिंग रूम में मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ क्योंकि मुझे अनुभव से पता था कि रेलवे के केस हमेशा गंभीर ही होते हैं। मैं जल्दी से नीचे पहुंचा। जब मैं नीचे पहुंचा तो मेरा मित्र गार्ड कमरे से बाहर आया और पीछे कसकर दरवाजा बंद कर दिया। यह एक नया रोगी है, उसने धीरे से बताया। मैंने सोचा कि मैं खुद ही उसको यहाँ ले आऊं जिससे वह बेहोश न हो जाए। वह वहां पर है, ठीक ठाक हालत में है, मगर मुझे अब जाना होगा डॉक्टर। मेरी अपनी भी ड्यूटी है जैसी तुम्हारी अपनी है। और ऐसे मेरा वह भरोसेमंद दलाल चला गया। उसने मुझे धन्यवाद कहने का समय भी नहीं दिया। मैं अपने कंसल्टिंग रूम में गया तो देखा कि मेज के पास एक व्यक्ति बैठा है। वह हैदर ट्वीड का सूट पहने था और मुलायम कपड़े का केप उसने मेरी किताबों पर रखा था। उसने अपने एक हाथ पर रूमाल बांध रखा था जो पूरी तरह खून से सना था। वह जवान था, 25 वर्ष से ज्यादा का नहीं, और चेहरे पर मर्दानगी झलक रही थी, पर वह एकदम सफेद पड़ा था। मुझे लगा कि वह बहुत तकलीफ में है और अपने आत्मबल से उसको सहन कर रहा है। मुझे खेद है कि तुमको इतनी जल्दी उठाया डॉक्टर, वह बोला, पर रात में मेरे साथ एक बहुत गंभीर हादसा हुआ है। मैं आज सुबह ट्रेन से पैडिंगटन आया हूँ और पूछने पर कि मुझे एक योग्य डॉक्टर कहाँ मिलेगा, एक भले आदमी ने मेहरबानी करके मुझे यहाँ पहुँचा दिया। मैंने नौकरानी को एक कार्ड दिया था, पर मैं देख रहा हूँ कि उसने वह कार्ड यहीं मेज पर छोड़ दिया है। मैंने कार्ड उठाकर उस पर नजर दौड़ाई। मिस्टर विक्टर हेदरली, हाइड्रोलिक इंजीनियर, 16 विक्टोरिया स्ट्रीट, 3rd फ्लोर। यह मेरे सुबह के मेहमान का नाम, पेशा और पता था। मुझे दुख है कि मैंने तुमसे इंतजार करवाया, मैंने अपनी लाइब्रेरी वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम अभी अभी रात की यात्रा करके आए हो और मैं जानता हूँ कि यह कितना उबाऊ काम है। ओह, लेकिन मेरी रात कहीं से भी उबाऊ नहीं थी, वह बोला और हंस पड़ा। वह दिल खोलकर हंस रहा था, जोर जोर से। वह कुर्सी पर पसरकर ऐसे हंस रहा था कि उसका पूरा शरीर हिल रहा था। इस हंसी को देखकर मेरी सारी डॉक्टरी चेतना सतर्क हो गई। रुक जाओ, मैं चिल्लाया। अपने को संभालो, और मैंने एक जग से पानी उंडेला और उस पर छींटे मारे। पर यह कोशिश बेकार रही। वह उस हिस्टीरिया के उन्माद में था जो मजबूत दिल वालों में तब उठता है जब वह किसी भारी खतरे का सामना करके खतरा टाल देता है। थोड़ी देर में फिर से सहज हो गया, बहुत थका हुआ और सुर्ख चेहरा लिए। मैंने अपने को मूर्ख साबित किया है, वह हाम्फा। बिल्कुल नहीं, लो यह पी लो। पानी में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर वह उसे पी गया तो उसके सफेद पड़े गालों में फिर से लाली छाने लगी। अब बेहतर है, वह बोला। और अब डॉक्टर, तुम मेरे अंगूठे पर ध्यान दो, या उस जगह की ओर जहां मेरा अंगूठा हुआ करता था। उसने रूमाल खोला और हाथ आगे की ओर बढ़ाया, जिसे देख मेरा मजबूत दिल भी एक बार कांप गया। उसमें 4 अंगुलियां फैली हुई थी और एक बीभत्स लाल सतह जहां अंगूठा हुआ करता था वह जड़ से काटा या उखाड़ा गया था। यह क्या हुआ, मैं चिल्लाया। यह बड़ी भयंकर चोट है, इसमें से बहुत खून बहा होगा।
हाँ, बहा था। जब यह चोट लगी मैं बेहोश हो गया था और मैं समझता हूँ कि मैं काफी देर बेहोश ही रहा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि खून बह रहा है, इसलिए मैंने रूमाल का एक कोना कसकर कलाई पर बांध लिया और उसे एक लकड़ी का सहारा दे दिया। बहुत अच्छा किया। तुमको तो सर्जन होना चाहिए था। देखो, यह हाइड्रोलिक का सवाल है और मेरे दायरे में ही आता है। घाव की जांच करते हुए मैंने कहा, यह किसी बहुत भारी और धारदार औजार से किया गया है। चीरने फाड़ने वाले यंत्र जैसी कोई चीज थी। शायद दुर्घटना थी, मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, मिस्टर हेदरली ने तपाक से जवाब दिया। तो क्या हत्या की कोशिश थी? बिल्कुल, उसने इस बार ठंडे लहजे में सिर को पीछे झुकाते हुए जवाब दिया। तुम मुझे भयभीत कर रहे हो, मैं चौंक गया था। मैंने घाव साफ किया, दवा लगाई और फिर उस पर रुई रख कर पट्टी की मोटी परत बांध दी। वह टस से मस हुए बगैर ही लेटा रहा, पर बीच बीच में होंठ काट लेता था। कैसा लग रहा है? काम पूरा करने के बाद मैंने पूछा। बहुत बढ़िया। तुम्हारी ब्रांडी और पट्टी के बाद में बिल्कुल नया सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे बड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं बड़े कठिन हालात से गुजरा हूँ। मुझे लगता है कि इस बारे में तुमको अभी कोई बात नहीं करनी चाहिए, इससे तुम्हारे दिल पर गहरा असर पड़ेगा। नहीं, अब नहीं। मुझे अपनी कहानी पुलिस को बतानी पड़ेगी। मैं यह कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास यह ठोस सबूत नहीं होता तो शायद वे मेरी बात सच मानते, क्योंकि यह बहुत चौंकाने वाली बात है और मेरे पास सबूत के तौर पर कुछ नहीं है। अगर वे मेरी बात मान भी जाते हैं तो जो सुराग मैं उन्हें दूंगा वे इतने अस्पष्ट है कि शायद ही न्याय हो पाए। हाँ, मैंने कहा, अगर यह ऐसी कहानी है जिसे तुम हल करना चाहते हो तो मैं जोर देकर कहूंगा कि तुम सरकारी पुलिस के पास जाने से पहले मेरे साथ मेरे दोस्त शर्लॉक होम्स के पास चलो। ओह, उस शख्स के बारे में तो मैं सुन चुका हूँ, मेरे मेहमान ने जवाब दिया। मुझे खुशी होगी अगर वह यह केस अपने हाथ में ले, पर मुझे सरकारी पुलिस के पास भी जाना होगा। क्या तुम उससे मेरा परिचय करवा सकते हो? मैं इससे भी अच्छी बात कर सकता हूँ। मैं तुमको खुद उसके पास ले जाऊंगा। मैं तुम्हारा बहुत आभार मानूंगा। हम एक कैब लेकर साथ चलेंगे। हम उसके साथ नाश्ते के समय पहुंच जाएंगे। क्या तुम चल सकोगे? मैंने पूछा। हाँ, जब तक मैं अपनी कहानी सुना नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरा नौकर एक कैब लेकर आता है और मैं पल भर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं जल्दी से ऊपर दौड़ा, अपनी पत्नी को सारा माजरा समझाया और 5 मिनट में एक हैंडसम कैब में अपने नए दोस्त के साथ बेकर स्ट्रीट के लिए रवाना हो गया। जैसी मुझे उम्मीद थी, शर्लॉक होम्स ड्रेसिंग गाउन पहने अपने सीटिंग रूम में दी टाइम्स पढ़ता और नाश्ते के पहले वाली अपनी पाइप का धुआं उड़ाता मिला, जो उसकी कल की सिगारों के बचे हुए टुकड़ों से बना था, जिन्हें मैंटलपीस के कोने में सुखाकर ध्यान से रखा गया था। उसने अपने शांत पर गर्मजोशी से भरे अंदाज से हमारा स्वागत किया। उसने ताजे अंडे और रैशर मंगवाए और हमने मिलकर नाश्ता किया। जब नाश्ता खत्म हुआ उसने हमारे नए परिचित को सोफे पर बैठाया, उसके सिर के नीचे तकिया रखा और उसके पास ब्रांडी का गिलास और पानी रख दिया। यह समझना आसान है कि तुम्हारा अनुभव कोई आम अनुभव नहीं रहा है, मिस्टर हेदरली। यहाँ पर आराम से लेट जाओ और बेतकल्लुफ महसूस करो। जो कुछ बता सकते हो बता दो, पर जब थक जाओ तो रुक जाना और ब्रांडी के सहारे अपनी ताकत बनाए रखना। शुक्रिया, मेरा रोगी बोला। जब से डॉक्टर ने पट्टी बांधी है तब से मैं नया सा महसूस कर रहा हूँ और तुम्हारे नाश्ते के बाद तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं तुम्हारा कम से कम कीमती समय लूंगा। अब मैं फौरन अपने अजीबोगरीब अनुभव बताता हूँ। होम्स आराम कुर्सी पर बैठा था। उसकी थकी अधुंधी आंखों का भाव उसके पैने उत्सुक स्वभाव को छिपा रहा था। मैं उसके सामने बैठ गया और हमने चुप रहकर वह अजीब कहानी सुनी जो हमारे मेहमान ने हमें सुनाई। हेदरली कहने लगा, आप लोगों को बता दूं कि मैं अनाथ हूँ। मैं शादीशुदा नहीं हूँ और लंदन में अकेला ही रह रहा हूँ। मैं पेशे से हाइड्रोलिक इंजीनियर हूँ और मुझे काम का काफी अनुभव हो गया है, क्योंकि 7 सालों तक मैंने वेन्नर एंड मेटसन के साथ काम सीखा है, जो ग्रेनिज की मशहूर फर्म है। मेरा कार्यकाल खत्म होने और पिता की मृत्यु के बाद मुझे काफी पैसा मिला। मैंने फैसला किया कि अपना बिजनेस शुरू करूंगा। मैंने विक्टोरिया स्ट्रीट में एक चैम्बर ले लिया। सभी को अपने बिजनेस का पहला अनुभव बड़ा नीरस लगता है। मेरे लिए यह कुछ ज्यादा ही था। 2 सालों में मुझे 3 परामर्श और एक छोटा मोटा धंधा ही मिल पाया। अपने पेशे से मुझे सिर्फ यही मिला है। मेरी कुल कमाई हुई 27 पाउंड 10 शिलिंग के लगभग।
रोजाना सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक मैं अपनी छोटी सी मांद में ग्राहकों का इंतजार करता। आखिर मेरा दिल डूबने लगा और मुझे यकीन हो गया कि मेरी प्रैक्टिस कभी नहीं चल सकती। पर कल जब मैं सोच रहा था कि ऑफिस से निकलूं, उसी वक्त मेरा क्लर्क अंदर आकर बोला कि कोई सज्जन किसी काम के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं। वह एक कार्ड भी लेकर आया जिस पर कर्नल लिसेंडर स्टार्क छपा था। उसी के ठीक पीछे कर्नल खुद आया, जो मध्यम कद का था पर बहुत ही पतला। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी इतना पतला आदमी देखा होगा। उसके पूरे चेहरे पर तीखी नाक और नुकीली ठोड़ी ही दिख रही थी और उसकी उभरी हुई हड्डियों के ऊपर उसकी खाल कसकर खिंची हुई थी। यह पतलापन स्वाभाविक लग रहा था, किसी रोग की वजह से नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में चमक थी, चाल में फुर्ती और हाव भाव में आत्मविश्वास था। वह सादा पर साफ कपड़े पहने था और उसकी उम्र मैं समझता हूँ कि 40 के आसपास की होगी। मिस्टर हेदरली, वह कुछ जर्मन लहजे में बोला, मुझे तुम्हारी सिफारिश की गई है, मिस्टर हेदरली। तुम न सिर्फ अपने पेशे में अच्छे हो, बल्कि तुम किसी रहस्य को भी अपने तक सीमित रखना जानते हो। मैंने खुश होकर अभिवादन किया, जैसा ये सब बातें सुनकर कोई भी करता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किसने मेरी इतनी तारीफ की है? मैंने पूछा। देखो, इस समय यही ठीक रहेगा कि मैं तुमको उसका नाम न बताऊं। उसी से मुझे पता चला है कि तुम अनाथ हो, अविवाहित हो और लंदन में अकेले रहते हो। यह बात बिल्कुल ठीक है, मैंने जवाब दिया, पर मुझे माफ करें। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन सब बातों का मेरी योग्यता से क्या संबंध हो सकता है। मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे मेरे काम के सिलसिले में मिलने आए हो। बेशक, पर तुम देखोगे कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह बेकार की बात नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए तुम्हारे ही काम से संबंधित काम है, पर उसके लिए बात को गोपनीय रखना होगा, बिल्कुल गोपनीय समझे। तुमसे ज्यादा अनुकूल और कौन होगा जो अकेला रहता है, परिवार के बीच नहीं। अगर मैं बात को राज रखने का वादा करता हूँ तो तुमको मेरा पूरा विश्वास करना होगा। मैं अपनी बात कह रहा था तो वह बड़े गौर से तीखी नजरों से मुझे देख रहा था। मुझे लगा कि इतनी शकभरी और खोजती नजरें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो फिर तुम वादा करते हो? आखिर में वह बोला। हाँ, मैं वादा करता हूँ। पूरी तरह चुप्पी रखनी होगी, काम के पहले, काम के दौरान और बाद में भी। इस बात का कभी किसी को कोई संकेत नहीं दोगे, न बोलकर न लिखकर। मैं पहले ही अपनी जुबान दे चुका हूँ। बहुत अच्छा। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और बिजली की फुर्ती से कमरा पार कर झटके से दरवाजा खोल दिया। बाहर का गलियारा खाली था। ठीक है, लौटकर वह बोला, मैं जानता हूँ कि कभी कभी क्लर्कों को यह जानने की उत्सुकता होती है कि उनके मालिक क्या कर रहे हैं। अब हम आराम से बातें कर सकते हैं। उसने अपनी कुर्सी मेरी कुर्सी के बहुत पास खींची और फिर से मुझे पैनी नजरों से देखने लगा। मुझे एक घृणा सी हुई और मेरे अंदर डर जैसा कुछ पैदा होने लगा। इस अजीब आदमी की हरकतों को देखकर एक मुवक्किल खो देने का डर भी मुझे बेसब्र होने से नहीं रोक सका। कृपा करके अपना काम बताएं, सर, मेरा समय कीमती है, मैंने कहा। यह बात कहकर मुझे शर्म आई, पर ये शब्द मेरे होठों तक आ ही गए। एक रात के 50 सोने के सिक्के कैसे रहेंगे? बहुत बढ़िया। मैं कह तो रहा हूँ कि एक रात का काम है, पर असल में काम घंटे भर का ही है। मुझे एक हाइड्रोलिक मशीन के बारे में तुम्हारी राय चाहिए जो ठीक से काम नहीं कर रही है। अगर तुम दिखा दो कि उसमें क्या खराबी है तो हम उसे खुद ही ठीक कर लेंगे। ऐसे काम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? काम तो हल्का ही है और इसका मुआवजा अच्छा खासा। बिल्कुल यही बात है। हम चाहते हैं कि आज रात आखिरी ट्रेन पकड़कर तुम चले आओ। कहाँ? बर्कशायर में एफोर्ड। यह ऑक्सफोर्डशायर की सीमा के पास एक छोटी सी जगह है। रीडिंग के लगभग 11 किमी के दायरे के अंदर पैडिंगटन से एक ट्रेन आती है जिससे तुम करीब 11:15 बजे वहां पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया। मैं गाड़ी लेकर तुमको लेने पहुंच जाऊंगा। तो हम ड्राइव कर सकेंगे? हाँ, हमारी छोटी सी जगह जरा सुनसान इलाके में पड़ती है। यह एफोर्ड स्टेशन से अच्छा खासा लगभग 11 किमी की दूरी पर है। फिर तो हम आधी रात के पहले वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे ख्याल से उस समय मुझे वापसी की ट्रेन भी नहीं मिलेगी। मुझे रात में वहीं रुकना पड़ेगा। हाँ, हम आसानी से तुम्हें रहने की जगह दे सकते हैं। यह तो बड़ा अजीब है। क्या मैं किसी और समय नहीं आ सकता जिसमें मुझे सहूलियत हो? हमने सोचा कि यही सबसे अच्छा रहेगा कि तुम देर से आओ। तुम्हारी असुविधा की भरपाई के लिए ही हम तुम्हें इतनी मोटी रकम दे रहे हैं। तुम नवयुवक हो, अनजाने हो, पर हम तुमको इतना दे रहे हैं जिससे हम तुम्हारे पेशे के बढ़िया से बढ़िया जानकार का दिमाग खरीद सकते हैं।
फिर भी अगर तुम इस काम से इनकार करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हारे पास काफी समय है। मैंने 50 सोने के सिक्कों के बारे में सोचा और यह कि वे मेरे कितने काम के रहेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं बोला। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी सुविधा के अनुसार काम करूं, पर फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि आप मुझसे कैसा काम करवाना चाहते हो। बताता हूं, यह स्वाभाविक है कि गोपनीयता की शपथ से तुम्हारी जिज्ञासा जागी है। मेरी इच्छा नहीं है कि तुम्हारे सामने सारी बातें रखूं। क्या मैं तुमसे उम्मीद करूं कि कोई छुपकर हमारी बातें नहीं सुन रहा होगा? पूरी तरह। बात ऐसी है कि फुलर अर्थ, मुल्तानी मिट्टी, बहुत कीमती होती है और इंग्लैंड में एक दो जगह ही मिलती है। हाँ, यह तो मैंने सुना है। कुछ समय पहले मैंने एक छोटी सी जगह खरीदी, बहुत ही छोटी रीडिंग से करीब 16 किमी अंदर मेरे एक खेत में फुलर अर्थ का भंडार है, पर उसकी जांच करते हुए मैंने पाया कि यह भंडार उतना बड़ा नहीं है जितना मेरे पड़ोसियों के खेतों में है। इन पड़ोसियों को यह बात मालूम नहीं थी कि उनकी जमीन में वह चीज है जो सोने की खान जितनी कीमती है। मेरा फायदा इसमें था कि मैं जल्दी से जल्दी उनकी जमीन खरीद लूं, इससे पहले कि उन्हें मालूम पड़े, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं यह कर सकूं। मैंने अपने कुछ मित्रों को इस राज में शामिल किया। उन्होंने सुझाया कि हमें अपने ही भंडार में काम करके पड़ोसियों की जमीन खरीदने लायक रकम जुटानी होगी। अब हम कुछ समय से ऐसा ही कर रहे हैं। इस काम में मदद के लिए हमने एक हाइड्रोलिक मशीन खरीदी है। यह मशीन, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, खराब हो गई है और इसी विषय पर तुम्हारी राय लेनी है। हम अपने राज को बड़ी हिफाजत से छुपा रहे हैं और अगर लोगों को यह पता चल जाएगा कि हमारे छोटे से घर में हाइड्रोलिक इंजीनियर आ जा रहे हैं तो कुछ देर में ही लोग पता लगाना शुरू कर देंगे और फिर सब बातें खुल जाने पर जमीन पाने का इरादा असफल हो जाएगा और हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए मैंने तुमसे वादा लिया है कि तुम किसी भी इंसान को नहीं बताओगे कि तुम आज रात एफोर्ड जा रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारी बात साफ कर दी है। मुझे आपकी बात समझ में आ गई, मैं बोला। सिर्फ एक बात नहीं समझ पाया हूँ, वह यह है कि फुलर अर्थ खोद निकालने के लिए आपको हाइड्रोलिक प्रेस की क्या जरूरत है? जहां तक मैं जानता हूँ, जमीन को फावड़े से खोदने पर भी वह निकल सकती है। हमारा अपना तरीका है, हम पहले जमीन को ईंटों से दबाते हैं जिससे कोई नहीं जान सकता कि वहाँ क्या है, पर यह तो यूं ही बता रहा हूँ। अब मैंने पूरी तरह तुमको भरोसे में ले लिया है मिस्टर हेदरली, और दिखा दिया है कि मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। बोलते हुए वह उठा। मैं तुमको 11:15 बजे एफोर्ड पर मिलूंगा। मैं वहां जरूर पहुंच जाऊंगा और किसी से एक शब्द नहीं कहोगे। उसने मुझे फिर से पैनी नजर से देखा और मेरे हाथों को अपने ठंडे बेजान हाथों में लेकर वह जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। जब मैंने सारे मामले पर ठंडे दिमाग से विचार किया तो मैं इस काम को लेकर अचरज में पड़ गया जो मुझको सौंपा गया था। एक और मैं खुश जरूर था क्योंकि मुझे जो रकम दी जानी थी वह उससे 10 गुना ज्यादा थी जितनी मैं खुद अपने मुंह से मांगता, और यह भी संभव है कि इस आर्डर के बाद मुझे दूसरे आर्डर भी मिलते। पर दूसरी ओर मुझे नियुक्त करने वाले के चेहरे और हाव भाव ने मुझ पर अच्छा असर नहीं डाला था। मुझे लग रहा था कि फुलर अर्थ व मशीन आदि के बारे में उसने जो कहानी सुनाई थी उससे आधी रात को मेरे वहां जाने की बात भी बेतुकी थी, और उसकी घबराहट कि मैं किसी को कोई बात बता न दूं वह भी कुछ रहस्यमयी थी। फिर भी मैंने अपने सारे डर हवा में उड़ा दिए, भरपेट खाना खाया, पैडिंगटन पहुंचा और वहां से चल पड़ा और इस बात का ध्यान रखा कि किसी से कुछ न कहूं। रीडिंग पर मुझे न सिर्फ गाड़ी बदलनी पड़ी बल्कि स्टेशन भी। फिर भी मैंने एफोर्ड की आखिरी ट्रेन पकड़ ली और 11 बजे के बाद उस अंधेरे से स्टेशन पर आ लगा। वहां उतरने वाला मैं ही अकेला यात्री था। प्लेटफॉर्म पर लालटेन लिए एक उनीदे कुली के सिवा और कोई नहीं था। बांस के गेट से निकलने पर मैंने देखा कि सुबह वाला परिचित उस ओर छाया में खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। एक भी शब्द बोले बगैर उसने मेरी बाह पकड़ी और एक गाड़ी में ले गया जिसका दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उसने दोनों ओर की खिड़कियां बंद कर दी और जितनी जल्दी एक घोड़ा ले जा सकता था गाड़ी उतनी तेजी से हमें ले दौड़ी। एक घोड़ा, होम्स ने बीच में टोका। हाँ, एक ही। क्या तुमने घोड़े का रंग गौर किया था? हाँ, जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो मैंने किनारे लगी बत्तियों में देखा था, वह भूरे रंग का था। वह थका हुआ लग रहा था या तरोताजा? होम्स ने। ओह, एकदम ताजा और चमकता हुआ। शुक्रिया, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। कृपा करके अपनी रोचक बात कहते जाओ। फिर हम वहां से चल दिए, घंटे भर तक घूमते रहे। कर्नल लिसेंडर स्टार्क ने कहा था कि लगभग 11 किमी का रास्ता है, पर जिस ढंग से हम जा रहे थे उससे मुझे लगता था कि हम कम से कम करीब 19 किमी चले होंगे।
वह चुपचाप मेरे पास बैठा रहा और मुझे मालूम था कि वह मुझे तीखी नजरों से देख रहा है, क्योंकि एक दो बार जब मैंने उस पर नजर डाली तो मैंने यही पाया कि वह मुझे गौर से देख रहा है। उस इलाके की सड़कें अच्छी हालत में नहीं थी क्योंकि हम बुरी तरह झटके और हिचकोले खा रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की कि शायद कुछ दिख जाए कि हम कहाँ पर हैं, पर खिड़कियां रंगी हुई थी और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, सिवा पास से गुजरती किसी रोशनी के धुंधले एहसास के। कभी कभी मैं यात्रा की नीरसता खत्म करने के लिए कोई बात शुरू करता, पर कर्नल हाँ हूँ में ही जवाब देता रहा और बातचीत का सिलसिला वहीं ठप पड़ जाता। आखिर में झटकों वाली सड़क की जगह सपाट बजरी का रास्ता आया और गाड़ी रुक गई। कर्नल लिसेंडर स्टार्क बाहर कूदा और पीछे पीछे मैं कूदा और मेरे ऐसा करते ही उसने मुझे भीतर घसीट लिया।